नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगा रूबरू शहर के ताज़ा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। नशे के खिलाफ मुजफ्फरपुर पुलिस का लगातार एक्शन जारी है। नशे के सौदागर को पुलिस लगातार लाल कोठी भेज रही है। एक बार फिर विशेष अभियान चलाकर विभिन्न थाना क्षेत्रों से पुलिस ने आधा दर्जन स्मैक एवं गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। काजी मोहम्मदपुर थाने के पुलिस ने चंद्रलोक चौक के समीप छापेमारी कर 2 लोगों को गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान टुनटुन और विनोद मिश्रा के रूप में हुई है। वहीं मिठनपुरा थाने की पुलिस ने कन्हौली इलाके में छापेमारी कर तस्कर शंभू को गिरफ्तार किया है। शंभू पहले भी NDPS एक्ट में जेल जा चुका है। वहीं सदर थाने की पुलिस ने सुस्ता में छापेमारी कर रौनक नाम के स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा सिकंदरपुर थाने की पुलिस ने छापेमारी कर स्मैक के साथ मिट्ठू सहनी एवं दीपक महतो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने इन सभी के पास से स्मैक और गांजा बरामद किया है। DSP टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि नशे के खिलाफ लगातार यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा लगातार मादक पदार्थ के विरुद्ध छापामारी और गिरफ्तारी की जा रही है और इसी अभियान को जारी रखते हुए नगर क्षेत्र अंतर्गत कल दिनांक 29/8/2024 को सदर मिठनपुरा और काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में छापामारी कर गिरफ्तारी की गई है, जिसमें सदर में सुस्ता क्षेत्र से 11 ग्राम स्मैक करीब 22 पुड़िया के साथ अभियुक्त रौनक कुमार को गिरफ्तार किया गया है। रौनक कुमार पेशर राकेश महतो, ग्राम सुस्ता शिव मंदिर के पास से, और इस संदर्भ में सदर में 558/24 केस नंबर दर्ज किया गया है। उसी प्रकार मिठनपुरा में मिट्ठू सहनी और दीपक महतो, इन दोनों को 28.42 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है और कांड संख्या 86/24 दर्ज किया गया है। और काजी मोहम्मदपुर में विनोद मिश्रा और टुनटुन पासवान को 59.75 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और इस संदर्भ में कांड संख्या 247/24 दर्ज की गई है। ये लोग पैडलर है या फिर इसमें कुछ डीलर्स हैं, मोस्टली ये लोग यहाँ पे ही अपना दुकान या किसी और संदर्भ मतलब किसी और प्रिटेक्स्ट में जो स्मैक और गांजा है सबके पुड़िया बना के बेचते हैं। और इसमें हम लोग जो बैकवर्ड लिंकेज है उस पर भी वर्क कर रहे हैं कि इनके पास स्मैक जो मादक पदार्थ है वो कहाँ से लाया जाता है, उस पर अभी मतलब पूछताछ और जानकारी प्राप्त की जा रही है। कुछ आपराधिक इतिहास अभी इनका आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया, लेकिन दूसरे थाना क्षेत्र अंतर्गत भी हम लोग इस चीज़ को अभी खंगाल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कुछ निकल के आए। मुजफ्फरपुर के बूढ़ी गंडक नदी के किनारे शेखपुर ढाब में मिनी शराब फैक्ट्री को ड्रोन कैमरे की मदद से पकड़ा गया। उत्पाद इंस्पेक्टर शिवेंद्र कुमार व ड्रोन इंस्पेक्टर JP यादव के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। ढाब में बनाई झोपड़ी के अंदर से नकली विदेशी शराब बनाने के लिए स्पिरिट, टेट्रा पैक, ढक्कन, बोतल, पैकिंग मशीन समेत अन्य सामान बरामद हुए। शराब माफिया उत्पाद टीम के पहुंचने से पहले ही फरार हो गया था। उसे चिन्हित कर लिया गया है। वह शेखपुर ढाब का रहने वाला पप्पू सहनी है। उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उत्पाद इंस्पेक्टर ने बताया कि दियारा में हाई स्पीड बोट व ड्रोन कैमरे की मदद से लगातार चुलाई व देशी शराब के अड्डे पर छापेमारी की जा रही है। इसी कड़ी में शेखपुर ढाब में ड्रोन कैमरे की मदद से एक नकली विदेशी शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। दियारा में जब ड्रोन कैमरा एक झोपड़ी के पास पहुंची तो वहां कुछ संदिग्ध गतिविधि दिखाई पड़ी। कैमरा नीचे लाया गया तो पता चला कि वहां विदेशी शराब को लेकर सामान बिखरा है। इसके बाद टीम हाई स्पीड बोट की मदद से मौके पर पहुंची। कल गुप्त सूचना के आधार पर अहियापुर थाना अंतर्गत शेखपुर ढाब में कार्रवाई की गई है और पप्पू सहनी के अवैध कच्ची स्पिरिट निर्माण के स्थल से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया है। खासकर रैपर, ढक्कन और स्वचालित एक ऑटोमेटिक एक मशीन मिला है जिससे पौच की कटिंग वगैरह किया जाता है।
कैसे रेड किया गया, कैसे जानकारी मिली, क्योंकि काफ़ी सुदूर इलाके में था? ये ड्रोन कैमरा से मदद से किया गया है छापेमारी सिग्नल, और इसमें गुप्त सूचना भी मिल रही थी, लेकिन वो एक्यूरेट स्थान का पता नहीं चल रहा था। कल पता लगा था तो उस पर कार्रवाई की गई। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज प्रखंड के आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय गुलाबपट्टी में वर्ग 5वीं में पढ़ाने के दौरान स्कूल के छत का प्लास्टर गिरने से बच्चों में भगदड़ मच गया। वहीं आसपास के लोग भी जुट गए। सूचना पर थाना अध्यक्ष के निर्देश पर पीएसआई राकेश कुमार शर्मा विद्यालय पहुंचे और घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। एक का सर फूट गया है तो दूसरे का हाथ टूट गया, तो कई अन्य बच्चे को गंभीर चोटें आई है। घायलों के परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय के भवन निर्माण के समय काफी लापरवाही बरती गई थी, जिसका नतीजा बच्चों को बड़े हादसे का शिकार होना पड़ा। सौभाग्य रहा कि बच्चे की मौत न हुई। कहा कि प्लास्टर गिरने के बाद दिख रहा है कि छत से प्लास्टर हटाकर प्लास्टर नहीं किया गया, जिसके कारण हादसा हुआ। वहीं विद्यालय के एचएम दिनेश कुमार ने बताया कि भवन निर्माण के लगभग 20 वर्ष हो गए हैं। हम इस विद्यालय में 3 वर्षों से हैं। कहा कि अधिकारियों के समक्ष बात रखकर सभी भवनों को मरम्मत कराया जाएगा ताकि कोई हादसा न हो, लेकिन सवाल उठता है कि लापरवाही तत्कालीन स्कूल के प्रशासन पर जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखना है कि वरीय अधिकारी लापरवाही बरतने वाले लोगों पर कार्रवाई करते हैं या नहीं। चुनचुना तो हम ना जाने तो गिरेगा, तो गिर गए के बच्चा अब लोग भागने लगा है। तो मतलब उस टाइम क्लास चल ही रहा था? जी। मैडम पढ़ा रही थी उस टाइम? मास्टर साहब सर थे क्लास में? ना मैडम जी। मैडम थे, पढ़ाई हो रहा था? जी। कौन क्लास में? मतलब 5वां में। तू स्कूल सर में कई साल से पढ़ता है तू? याद नहीं है। कितना दिन से? 4-5 साल से। अच्छा, प्लास्टर कब हुआ था पता है? हम लोग का मालूम नहीं, हम लोग तो बाहर रहते हैं, ये बच्चा लोग जाता है। हम ना देख ले रहे। तो मतलब बहुत लड़का क्लास में पढ़ रहा था वो टाइम जब गिरा? जी। लगा है। हम आगे थे तब पीछे बैठा, कहे मैडम जी आगे लंबा है, जाओ पीछे। तो वही उसी बीच में गिर गया ऐसे? जी। पतली फूटा है, सर फूटा है? यहाँ एगो यहाँ दुखा रहा है। अच्छा, और ये जो लड़का तुम्हारे साथ में था उस सबका भी फूटा है? जी सर। सब लगे फूटा है? 3 गो। क्या से लड़का हमारे पोती बैठ के पढ़त रहा, ऊपर नतनी चट्टान गिर गया, बाँह टूट गया। पैसा छत का चट्टान गिर गया। उसका बाप मातारी नहीं है, हम लोग रखे हैं ऐसा ही पोसे हैं। कौन क्लास में पढ़ते थे? वो कौन क्लास है? 5वां में। क्या उसको नुकसान है, दिक्कत क्या है? उसका बाँह टूट गया। अब जाने वो लड़की भागल जाता रहा घर, तो आदमी बोला है से काहे जाएगा, मास्टर के बोला है से जाकर इनके इलाज कराइए। जब गिर गया तब भागने लगा, तो लोग सब बोला नहीं भागो मत, मास्टर के कहो तो हॉस्पिटल ले जाएगा, तो हॉस्पिटल लेके गए हैं लोग। हाँ। नाम क्या है बच्ची का? रचन कुमारी। आपका नाम क्या हुआ? महादेव राम। कहाँ के हैं? गुलाबपट्टी परसौनी। हम उसका उम्र होगा 10-12 साल का होगा। हम तो घर पे थे, एक बार आला पड़ा के ऊपर से स्कूले गिर गया है। हाँ, तो हम लोग गए तो देखे, इसको लेकर मनोज भाई के दुकान पे पहुँचे। वहाँ पे गए तो इसको छोड़कर फिर घर पे गए, तो फिर यहाँ पे लेके आए हैं। स्कूल से कितना दूरी पर घर है आपका? ज़्यादा दूरी ना है, पासे में है। तो वो तो इसके बारे में पता नहीं। प्लास्टर हुआ उसका हमको मालूम ना है, हम लोग तो बाहर भीतर रहते हैं। भाई हुए इनका? हाँ, इनका मम्मी था। बच्चा जख्मी क्या हुआ है इसके बारे में बताया? देखिए, हम क्लास 8 में पढ़ा रहे थे बच्चों को, है ना। क्लास 5 में आवाज़ आई है ना, बच्चे उतरने लगे। तो जाके मैंने देखा है कि वहाँ करीब मतलब ये जो छत है, छत का जो प्लास्टर है वो प्लास्टर झड़ गया। प्लास्टर झड़ा और उसके बाद जो बच्चे बैठे हुए थे उनको हल्की चोटें आई। 3 बच्चों को, 3 बच्चे आए यहाँ पर, तो उनका प्राथमिक उपचार मैंने कर दिया।
एक बच्चा उसके लायक लगा कि भाई उसको भेजना है हॉस्पिटल, मैंने एक स्टाफ से उसको हॉस्पिटल भेज दिया। बाद बाकी फिर दो बच्चे आ गए, कहे कि सर हमको भी जाना है। तब तक पुलिस भी आ गई, उनको लेकर हॉस्पिटल चले गए और कोई बात नहीं है। आपके अनुसार कोई बच्चे जख्मी नहीं है? नहीं। चोटें आई है? जी जी जी। अच्छा, प्लास्टर कितने दिन पहले हुआ था ये? हमको तो ज्ञात नहीं है, लेकिन लगता है कि 20 वर्ष पहले हुआ होगा। जी जी जी। करंट का नहीं लगता है? नहीं, करंट का है ही नहीं। तो प्लास्टर जो गिरे हैं उसमें छत में देखा जा रहा है कि प्लास्टिक था ही। जी जी। और ऊपर प्लास्टिक पर ही जी वो प्लास्टर कर दिया गया था। जी जी, वो तो दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है। ये कंस्ट्रक्शन को बने कितने दिन हो गए? आपको कुछ नॉलेज है? हमको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। आप यहाँ कब से पदस्थापित हैं? 3 वर्ष हो गए हमको आए। 3 वर्ष मात्र। ऐसा नहीं कि प्लास्टर करंट हुआ और कोई परमिशन नहीं गया हो आप लोग के लिए प्रोवाइड करें? नहीं, पहले बहुत पहले की, चूँकि हमको 3 वर्ष आए हुए हुआ तो हमको 3 वर्ष की बातें याद रहेगी। और क्या है, मतलब हमको कुछ मालूम नहीं इसके बारे में, लेकिन सुनते हैं कि बहुत पहले एगो शशिभूषण सर थे वहाँ, उनके रीजन में शायद। मगर देखा जा रहा है ये करंट का ही प्लास्टर है। नहीं, ना ऐसा नहीं है। हमारे 3 वर्ष के रीजन में ऐसा नहीं हुआ है। 3 वर्ष से मैं यहाँ हूँ, 3 वर्ष में ऐसा प्लास्टर नहीं हुआ। अच्छा, आगे इस तरह से हादसा ना हो इसको लेके आपका प्रयास रहेगा? प्रयास तो रहेगा कि हम पदाधिकारी से मिलेंगे और पूरे छत को हम झड़वाएंगे इसको। हम कहते हैं प्यार करने वालों का जमाना दुश्मन हो जाता है। ऐसा ही वाक्यांश मुजफ्फरपुर शहर में घटित हुआ है। एक नगर थाना क्षेत्र के मोहल्ले में रहने वाली निखत को अपने पड़ोस के रहने वाले सन्नी कुमार से प्यार हो गया। दोनों अलग अलग मजहब के थे, इसलिए घर से भागकर विगत 30 जुलाई को कोर्ट के जरिए शादी कर ली थी। कोर्ट मैरिज करने के बाद सन्नी ने हिंदू रीति रिवाज से मंदिर में शादी भी किया। उसके बाद सन्नी और निखत ने निकाह कबूल भी कर लिया। शादी से नाराज़ होकर अब निखत के पिता और उसके समुदाय के लोग दोनों को धमकी दे रहे हैं। शादी करने के बाद एसएसपी कार्यालय में सुरक्षा की गुहार लगाने पहुंची निखत ने बताया कि कॉलेज के टाइम से ही उसका दिल सन्नी कुमार पर आ गया था। 8 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। दोनों अलग अलग धर्म के होने के वजह से परिवार वाले शादी के लिए एग्री नहीं थे, तभी दोनों ने भागकर शादी कर ली। हम सिटी एसपी के पास आए हैं अपना बयान करवाने के लिए। क्या मामला? क्या मामला ये है कि मैं निखत परवीन हूँ, मैं मुस्लिम कम्युनिटी से हूँ, लेकिन मैं सन्नी कुमार से प्यार करती थी और वो हिंदू जात के हैं। उस वजह से हम लोगों ने भाग के शादी भी की है, लेकिन मुझे डर है कि मेरे घर वालों ने FIR तो करवाया ही है, लेकिन मुझे डर है कि वो लोग मेरे साथ कुछ कर सकते हैं, चाहे मेरे ससुराल वाले या मेरे हस्बैंड के साथ। इसी वजह से हम सिटी एसपी के पास आए हैं ताकि हमको प्रोटेक्शन मिले। कितने सालों से आप सन्नी के साथ रहते थे? हम 8 साल से उनके साथ हैं। 8 सालों से प्यार करते थे? जी। दोनों का घर वहीं पास में ही? कैसे मतलब? जी, मतलब हम लोग के घर एक मोहल्ले, एक गली पार ही है, तो हम लोग एक दूसरे को जान पहचान पढ़ते थे, तो उस वक्त हमारी जान पहचान हुई। उसके बाद प्यार हुआ, उसके बाद जो भी शादी वगैरह भी। शादी वगैरह कर चुके हैं? जी, हम लोग शादी मैंने कोर्ट मैरिज भी की है नोटरी पे, और साथ ही साथ मैंने हिंदू रीति रिवाज के साथ भी शादी की है। इसी तरीके कोई दबाव तो किसी नहीं? मतलब आप अपनी सेफ्टी में मिलने आए? जी, हम अपनी सेफ्टी में इसलिए मिलने आए हैं क्योंकि हमको पता चला है और सुनने में बहुत ऐसा आया है कि अगर लड़का लड़की वहाँ जाएगा, हम या मेरे हस्बैंड, तो हम लोग को कुछ कर सकते हैं, लोग मार भी सकते हैं, जिसकी वजह से हमको डर है कि मेरे हस्बैंड कुछ कर दिए तो फिर हम कहाँ जाएंगे। इस कारण से हम यहाँ आए प्रोटेक्शन के लिए। अपने घर वालों को ये बात पता है कि नहीं? जी, मेरे घर वालों ने FIR ही करवाया है आपके खिलाफ? जी, मेरे हस्बैंड और मेरे ससुराल वाले के खिलाफ, ताकि मतलब उन लोग को पता था मेरे बारे में, उस वजह से मुझे मना भी किए, लेकिन जोर जबरदस्ती शादी भी कराने की कोशिश किए, लेकिन जब हमको पता चला तो हम भाग उठे ताकि हम इनसे शादी कर पाए। कितने समय से घर से बाहर हैं? अभी मेरी शादी को लगभग 1 महीने होने वाली है, लेकिन मुझे डर था, इस कारण से मैं किसी आगे नहीं आ रही थी ताकि मेरे हस्बैंड को कुछ कर दिया जाए। इस कारण से आज हम आखिर में आए हैं। क्या आप गुहार लगाने आई हैं सिटी एसपी से? हम ये इसलिए आए हैं ताकि हम चाहते हैं कि हम वापस अपने ससुराल जाएं, अच्छे से जीवन अपना बिताएं, और ताकि हमको आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं हो, हम लोग को कुछ कर नहीं दे पाए। ससुराल पक्ष वाले आपके मतलब राजी हैं? जी, हमारे ससुराल वाले राजी हैं। नहीं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। आपको वो स्वीकार करते हैं? जी। उनके तरफ से कोई दबाव तो नहीं दिया ससुराल में पक्ष का? नहीं, ससुराल वाले से कोई दबाव नहीं है। हमको बस प्रॉब्लम है कि हम जाएंगे, मेरे हस्बैंड को कुछ कर दिया जाए, इस वजह से हम यहाँ आए। अपने मायके वाले से डर रहे हैं? जी, अपने मायके वाले से डर रहे हैं, वहाँ के आसपास के लोगों से डर रहे हैं
क्योंकि वो लोग आके घर पे भी धमका चुके हैं, लड़का लड़की जहाँ आएगा हम वहाँ लड़का लड़की को कुछ ना कुछ कर देंगे। इन दिनों पूरा मुजफ्फरपुर शहर कुत्तों के आतंक से भयभीत है। हर गली नुक्कड़ चौराहे पर कुत्तों का झुंड खड़ा दिखता है। अब शहर का ऐसा कोई मोहल्ला या गली नहीं है जहां आवारा कुत्ते न हो। शहर के सड़कों से लेकर छोटे से छोटे गली मोहल्ले में इनका आतंक चल रहा है, जो हर दिन हर मोहल्ले गली में किसी न किसी को काटते जरूर है। लगातार आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। इसके बाद भी जिम्मेदार नगर निगम इस ओर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से डॉग बाइट के मामले बढ़ने के साथ ही इनकी संख्या भी तेज गति से बढ़ती ही जा रही है। सबसे ज़्यादा तकलीफ लोगों को रात में होती है। जैसे ही लोग अपने घर में किसी काम से बाहर निकलते हैं तो कुत्तों का झुंड उन पर अटैक कर देता है और उन्हें नोच कर काट लेता है। वार्ड 40 में तो और बुरा हाल है। यहाँ तो कुत्ते घर में घुसकर लोगों को घायल कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला वार्ड 40 के पार्षद मोहम्मद इकबाल हुसैन के साथ हुआ है। शुक्रवार को वे किसी काम से घर से जैसे ही निकले, कुत्तों का झुंड उनके घर में घुसकर उनके बच्चे पर हमला कर दिया। बच्चा किसी तरह जान बचाकर घर में भागा। वार्ड पार्षद मोहम्मद इकबाल हुसैन ने कहा कि इस मामले को लेकर उन्हें नगर निगम में शिकायत की है। अगर नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं देती है तो हम लोग इस मामले को लेकर अब सड़क पर उतरेंगे। कहने का मतलब ये है कि आखिर ये चुप्पी नगर निगम की कब तक रहेगी। 18 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर किया कि एक बड़े खस्सी को, बकरे को करीब 10-12 कुत्ते वार्ड नंबर 18 की इमामगंज मोहल्ले में खींच के उसको ले गए और बाद में वो खस्सी की मौत हो गई। आज से ठीक 8 महीने या 9 महीने पूर्व नई बाजार में एक वृद्ध महिला को कुत्ता काटा था। उस औरत की अगले दिन मौत हो गई थी। कुत्ते के काटने से मौत हो जा रही है इंसान की और पूरा नगर निगम प्रशासन मौन है। आखिर ये चुप्पी कब तक चुपे रहेगी। अगर ये डॉग कैचअप वैन अगर नहीं आता है या उसका नसबंदी नहीं होता है तो ये हम लोग अब बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है और आंदोलन अब सड़क पे होगा। पहले भी देखा गया है कि बच्चे को मिठनपुरा में भी काट लिया था, मृत्यु भी हो गई थी। लगातार इसकी तरफ बैठक में निर्णय होता है कि पास हुआ, नसबंदी किया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत पे नहीं दिखता है, जमीन पे नहीं दिख रहा है। देखिए हमें लग रहा है कि बैठक में सिर्फ निर्णय लिए जा रहे हैं। बैठक में सिर्फ पॉइंट टू बी नोटिस होता है, ये निर्णय पास, ये निर्णय नहीं हो पाएगा, उस पर सहमति नहीं जता पाई। इस तरीके से नगर निगम प्रशासन नहीं चल सकता, पूरी तरीके से विफल है। और मैं खुले शब्दों में कहता हूं कि जो भी पदाधिकारी हैं या जो भी आला कमान के पदाधिकारी हैं वो रात के 10-11 बजे के बाद रोड पे खाली 10 बजे के बाद मोटरसाइकिल से वो निकल के दिखा दे, कुत्ता उनको भी काटने का काम कर लेगा। आप देख रहे हैं कि वो बच्चे के, जो आप मिठनपुरा वाले बच्चे का बता रहे हैं, कितना ही दर्दनाक वो पल होगा कि एक माँ से उसके बच्चे का दामन छूट गया होगा। आप सोच सकते हैं कि उस माँ के दिल पे क्या गुजर रही होगी। एक अभी आम आदमी से लोग नहीं डर रहा है, लोग अब कुत्ते से डर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में, इस स्मार्ट सिटी में, यहाँ रहने पर डर लग रहा है। लोग गली में अब आना नहीं चाह रहे ना भैया, अब 8 बजे के बाद हम नहीं निकलते, भाई कुत्ता घेर लेता है। अब ये माहौल हो गया है। क्या इस तरीके से नगर निगम प्रशासन काम करेगी? मैं अभी लगातार बालखाना इंचार्ज अरविंद जी को फोन कर रहा हूँ, आप लोग भी सुन रहे होंगे। भेजे बोल रहे हैं कि डॉग कैचअप वैन भेजा जाएगा। हमारे वार्ड 43 में बड़े भाई अब्दुल मजीद साहब, यहाँ हमारे साजिद अनवर साहब छोटी हवेली में, उनको तक कुत्ता रात में 11 बजे के बाद खदेड़ दिया गया है। भाई कोई आदमी दवा के लिए किसी भी समय निकल सकता है, इमरजेंसी में निकल सकता है। अब तो लगन शुरू होगा। आप सोचिए कि महिला जो बेचारी स्कूटी से अपने घर जाती रहेगी, उसके साथ अगर ये हादसा हो गया, ऊपर वाला न करे किसी की मौत हो जाएगी, इसके मौत की जवाबदेही कौन लेगा? इस मौत की जवाबदेही लेना पड़ेगा नगर निगम प्रशासन को। मैं माननीय मेयर साहिबा से कहना चाहता हूं कि इसको अहम बैठक बुला करके, इमरजेंसी में बुला करके, रात में जो पब्लिक के दिल में भय बना हुआ है, उस भय को निकालने के वो काम करें। मोहम्मद इकबाल हुसैन, वार्ड 40, पार्षद, नगर निगम मुजफ्फरपुर।
परिवहन विभाग के नए नियम के अनुसार अब सभी को ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के रजिस्ट्रेशन को मोबाइल नंबर से लिंक कराना होगा। इसको लेकर मुजफ्फरपुर के डीटीओ कुमार सत्येंद्र यादव ने कहा कि अब सभी लोगों को अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन को मोबाइल नंबर से लिंक करना होगा, साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस को भी मोबाइल नंबर से लिंक करना होगा। उन्होंने बताया कि वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस मोबाइल नंबर से लिंक होना अति आवश्यक है। मोबाइल नंबर लिंक रहने से वाहन के मालिक को मोबाइल नंबर से हर प्रकार की मैसेज या कॉल से जानकारी दी जाती है। अगर कहीं चालान भी कटता है तो इसकी जानकारी मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से दी जाती है। मोबाइल नंबर लिंक नहीं कराने वाले वाहन मालिक या ड्राइविंग लाइसेंस धारक के ऊपर मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला परिवहन पदाधिकारी का कहना है कि ऐसा नहीं करने वाले से जुर्माना भी वसूला जाएगा। साथ ही संबंधित वाहन चालक का रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन के साथ ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। विभाग का ये आया है कि आपका जो आरसी है और ड्राइविंग लाइसेंस है उसको मोबाइल उसमें अपडेट होना चाहिए। मोबाइल अपडेट करने से आपको भी सुविधा होती है और विभाग को भी इससे सुविधा है। आपके लिए ये जरूरी इसलिए है कि आप कोई भी चालान आपका कटता है तो अगर आप जमा करने जाते हैं स्वयं से तो उसमें मोबाइल नंबर आपका मांगता है, उसके ऊपर OTP वगैरह आता है। या DL में या RC में अगर कोई आप सुधार करना चाहते हैं जो आपके लेवल से सुधार हो जाता है उसके लिए भी आपके मोबाइल नंबर पे ही OTP जाता है और स्वयं से सुधार कर सकते हैं। जैसे नाम में सुधार करना हो, एड्रेस वगैरह में। एक जो समस्या है बड़े पैमाने पर कि नाम ऑनर बुक्स पर कुछ अलग है और आधार में अलग है, तो वह फिर ले नहीं रहा है कंप्यूटर। जैसे मान लीजिए किसी का नरेंद्र PD सिंह और आधार में नरेंद्र प्रसाद सिंह, ऑनर बुक में नरेंद्र PD सिंह, तो वह फॉर्म अपडेट नहीं हो पा रहा है, वह जमा नहीं हो पा रहा है। अभी तो मतलब दोनों में समानता तो रहनी चाहिए, रहनी चाहिए। तो आधार अपडेट कराइए या आप रजिस्ट्रेशन वाला अपडेट कराइए, कराना पड़ेगा। और दूसरा ये कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, हमारा डिपार्टमेंट बहुत सारे ऐसे वाहन मालिक हैं, वाहन स्वामी हैं जिनका टैक्स डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं, उन पे कार्रवाई करने में भी असुविधा होती है मोबाइल नंबर नहीं रहने की वजह से। और मोबाइल नंबर आता है तो हम लोग उनको ट्रेस कर पाते हैं, आसानी से कर पाते हैं। तो इन सब वजहों के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से एकदम इसको अनिवार्य कर दिया गया है कि हर व्यक्ति जिनके पास DL है या RC है वो लोग अपना मोबाइल अपडेट कराएं DL और RC के साथ। परिवहन कार्यालय में स्पेशल काउंटर भी खोला गया है। अभी तक तो ऐसा नहीं है, बट हम लोग इसको काफ़ी तेज़ी से हम लोग करा रहे हैं, एक्सपेडाइट कर रहे हैं। जगह जगह पे हम लोग मीडिया के माध्यम से या होर्डिंग बैनर के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग इसके लिए काउंटर भी हम लोग खोलने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रवार को फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन मुजफ्फरपुर इकाई के तत्वाधान में फेडरेशन के पूर्व राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्रीकांत लाभ के 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर चेंबर ऑफ कॉमर्स सभागार में पुण्यतिथि समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन फेडरेशन के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव देवेंद्र रजक ने दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात सभी सदस्यों ने श्रीकांत लाभ के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर मनोज कुमार बैठा, राम बाबू पटेल, रविंद्र कुमार, महेश कुमार यादव, जानकी रमन शाही, जगत राय, राम पुकार शाह सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। मैं उनके दिलो दिमाग में 1981 में जब रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन होने फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का जब रजिस्ट्रेशन 1981 में हुआ, वो 82 में इस चीज़ को फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के महामंत्री बने। उस समय बने जिस समय बिहार और झारखंड एक साथ था, और उन्होंने जब देखा यहाँ पर उनके दिमागों में ऐसा प्रतीत हुआ कि इस देश में अगर कोई गरीबों का वाकई में सेवा करने वाला व्यक्ति है तो वह डीलर है, जो आज की हर स्थिति में, चाहे आप पहाड़ी क्षेत्रों में हो, आप चले जाए राजस्थान के उन बालुओं के रेत पर चले जाइए या कश्मीर के उन पहाड़ियों पर भी चले जाइए, वहाँ पर भी हमारे विक्रेता सामान को उन गरीबों तक पहुँचाते हैं। तो उनके दिमाग में, चूँकि वो समाजवादी नेता थे, उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि इनकी लड़ाई को लड़ा जाए। क्यों लड़ा जाए? इसलिए लड़ा जाए कि इनका जो वेतन है, जिस रूप से काम ये हमारे विक्रेता और डीलर पूरे देश में करते हैं, उसके अनुपात जो हमको कमीशन इनको मिलता है बहुत ही कम मिलता है। ऐसे परिस्थिति में वो ज्वाइन करते हुए आज के डेट में भी
सभी लोग जानता है कि आज डीलर उस कोविड काल में अगर हमारे विक्रेता नहीं रहते तो बहुत जगहों का चूल्हा नहीं जलता। वो जब भी श्रीकांत लाल जी समाजवादी नेता होते हुए भी वो जब जिला स्कूल दरभंगा से इनका जन्म समस्तीपुर के रोसड़ा एक गांव है दूधपुरा जो समस्तीपुर जिला में पड़ता था, वहां पर उनका जन्म हुआ था। और वे जिस समय स्टूडेंट लाइफ ही थे ही तब तक ही गरीब और गुरबा के प्रति उनका बहुत दया था, लगाव था। इसलिए आज के डेट में जब भी हमारे समाजवादी नेता श्रीकांत लाल रहे वो कभी भी रिक्शा पर नहीं चढ़े। क्या इंसान का शोषण करता है, इसलिए वो कभी रिक्शा पर नहीं चढ़े। अपने ज़िंदगी में कभी मंदिर नहीं गए, इसलिए नहीं मंदिर गए। उनका एक ही सिद्धांत था कि अगर वाकई में भगवान है तो वह बाहर बैठा हुआ जो भीख मांगने वाला जो व्यक्ति है वही वाकई में इस युग का वो भगवान है। तो ऐसे परिस्थिति में ऐसे नेताओं को हमारे पीडीएस के लेकर अनेकों बार लड़ाई लड़े। यहाँ पटना से लेकर दिल्ली, रांची, अन्य स्टेटों में भी लड़ाई लड़ते हुए उनकी ऑल इंडिया के प्रधान महासचिव रहे। उसी पद पर 30 अगस्त 2016 में उनकी मृत्यु हो गई। वैसे व्यक्ति को, वैसे महान आत्मा को जो हमारे पूजनीय रहे हैं, हम लोग सच्ची हृदय से अपने जिला की ओर से हम लोग उनको प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी ने अपने सहयोगी संगठनों के साथ शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के छोटी सरैयागंज स्थित नवयुवक समिति ट्रस्ट भवन के सभागार में एक अहम बैठक की। इस बैठक में बीते दिनों बोचहां थाना क्षेत्र में घटित घटना को लेकर चर्चा परिचर्चा किया गया। तत्पश्चात यह निर्णय लिया गया कि सोमवार को एसएसपी से मुलाकात कर पीड़ित परिवारों के सुरक्षा की मांग की जाएगी। पूरे मामले की जानकारी देते हुए अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी के केंद्रीय अध्यक्ष आचार्य चंद्रकिशोर पराशर ने बताया कि बोचहां थाना क्षेत्र अंतर्गत सरफुद्दीनपुर गांव में बीते दिनों नाग पंचमी के अवसर पर मेले का आयोजन किया गया था। इस मेले में जब कुछ दलित बस्तियां की लड़कियां घूमने गई तो वहां मुस्लिम युवाओं के द्वारा उनसे छेड़खानी की गई, जिसका जब विरोध किया गया तो घर में घुसकर मुस्लिम युवाओं ने दलित परिवारों की पिटाई कर दी। हम लोगों ने इसको लेकर बीते दिनों जब आंदोलन किया तो मुस्लिम युवकों ने दलित परिवार को धमकाना शुरू कर दिया। कहा जा रहा है कि अब मारपीट नहीं की जाएगी, सीधे जान माल की क्षति पहुंचाई जाएगी। इसी मामले को लेकर आज हम लोगों ने बैठक की है, जिसमें निर्णय लिया गया है कि सोमवार को एसएसपी से मुलाकात कर पीड़ित परिवारों को सुरक्षा की गारंटी देने की मांग की जाएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी और उसके सहयोगी हिंदू संगठनों की बैठक हुई है, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि बोचहां प्रखंड के सरब्दीपुर में जो मुस्लिम बहुल टोला में दलित चमार जाति के लोगों के साथ जो अत्याचार उन लोगों के द्वारा किया गया है और जिसके प्रतिकार में वहाँ के दलित वर्ग के लोगों को हम लोगों ने बुलाया था और मुजफ्फरपुर में धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें जिला अधिकारी ने कल्याण विभाग को यह निर्देश दिया है कि अविलंब वहाँ की रिपोर्ट थाना से मंगवाई जाए और जो भी हरिजन एक्ट में जो भी पीड़ित हैं उन सभी पीड़ितों को नियमानुसार 5-5 लाख रुपए अविलंब मुआवजा दिया जाए। और इसके साथ ही वो दलितों की सुरक्षा के लिए उन्होंने एसएसपी को भी लिखा है कि वहाँ पेट्रोलिंग इत्यादि बढ़ा दिया जाए। अद्यतन स्थिति ये है कि धरना प्रदर्शन के बाद प्रतिदिन वहाँ के जो मुस्लिम हैं वो दलितों को धमका रहे हैं कि वो आंदोलन नहीं करें और केस को वापस ले लें, नहीं तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। कहा जा रहा है कि अब मारपीट नहीं किया जाएगा, जान माल की सीधी सीधी क्षति पहुंचाई जाएगी। तो इसको लेकर के आज हम लोगों ने बैठक किया है और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि सोमवार को पुनः हम लोग एसएसपी से मिलेंगे और उनको पीड़ितों के साथ इस विषय की जानकारी देंगे और उस टोले में पुलिस कैंप लगाई जाए और अधिक से अधिक उनको सुरक्षा दी जाए, इसकी मांग हम लोग करेंगे। यही निर्णय लिया गया है
और आंदोलन सतत जारी रहेगा। अगला कार्यक्रम हमारा सरब्दीपुर में होगा और वहाँ हम लोग धर्म सभा का आयोजन करेंगे। रामचंद्र राम द्वारा लिखित आत्मकथा चमरटोली से डीएसपी टोला तक पुस्तक का शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के मारीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में विमोचन किया गया। मौके पर लेखक पूर्व डीएसपी रामचंद्र राम ने कहा कि यह उनकी अपनी कथा पर आधारित पुस्तक है, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर बीती हुई बातों को समाज के समक्ष रखने का काम किया है। इस पुस्तक के माध्यम से पूर्व डीएसपी ने बिहार में जातिगत राजनीति को लेकर कटाक्ष भी किया है। बिहार में किस तरह से जातिगत राजनीति हावी है, इसे इस पुस्तक के माध्यम से समाज के सामने रखा है। पूरी पुस्तक जातिगत राजनीति के इर्द गिर्द ही घूमती है। उन्होंने बताया कि एक समय था जब उनके बस्ती को लोग चमरटोली के नाम से पुकारते थे, लेकिन जब वह डीएसपी बने तो धीरे धीरे उस बस्ती को लोगों ने डीएसपी टोला कहना शुरू किया। ये मेरी आत्मकथा चमरटोली से डीएसपी टोला तक, मैंने इस किताब को उस समय प्रारंभ किया था लिखना और मेरे दिमाग में बात आई थी जिस समय देश में लॉकडाउन था, और मैंने जब इस किताब को लिखना प्रारंभ किया तो लगा कि मैं दोहरी ज़िंदगी जी रहा हूँ। बचपन से लेकर के जवानी, तरुणाई और पुलिस की ज़िंदगी, जिस विषय को मैं प्रारंभ करता लिखना, मैं उस विषय में बिल्कुल घुस जाता और लगता कि मैं उसी रूप में वो काम कर रहा हूँ और मैं सब कुछ भूल जाता। ये चमरटोली से डीएसपी टोला तक जो नाम है, ये बिल्कुल सार्थक है। ये आप पढ़ेंगे, इसका अलग से वो पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि किस प्रकार हमारे टोला को चमरटोली लोग कहते थे। उस जो पुकार में चमरटोली करके, उसमें प्यार कहीं नहीं था। हाँ, वो शायद कहीं न कहीं वो अपमान भरा हुआ था। लेकिन मैं डीएसपी हुआ तो लोगों ने डीएसपी टोला करना शुरू किया और आज डीएसपी टोला सरकारी गजट में भी आ गया है। हर जगह सरकारी अभिलेख में डीएसपी टोला नामित है, जबकि पहले सरकारी अभिलेख में भी चमरटोली था। तो ये टोला और टोली एक विषय है जिस पर विद्वानों को चर्चा करनी चाहिए कि क्या जातिगत नाम पर टोला या टोली रहे या नहीं रहे। एक बहुत बड़ा विषय है हमारे सामने। हमने मुजफ्फरपुर में जो रहा, यहाँ की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया और मैं जनता की सहयोग से, सारे पुलिस विभाग का हर काम जनता की सहयोग से करता रहा। उदाहरण है यहाँ का ये दशहरा महोत्सव, जिसमें एक भी पुलिसकर्मी लाठी नहीं सड़क पर देखी गई, लेकिन जनता की सहयोग से ट्रैफिक ड्यूटी से लेकर के क्राइम कंट्रोल और मॉब कंट्रोल सारे युवाओं ने किया जनता को, जिनको मैंने ट्रेनिंग दे करके प्रशिक्षित किया था हर मामले में। गोलू कांड बहुत ही यहाँ का बहुत विभत्स कांड हुआ, जिस कांड के दरमियान मैं शहर के चार्ज में नहीं था। दुर्भावना से प्रेरित होकर मेरे बड़े अधिकारी ने वहाँ से अलग कर दिया था, शहर से 4 थाने काट करके अलग किया था, जिसकी लड़ाई में लड़ रहा था और अवकाश पर भी था। संजोग से जिस दिन गोलू की हत्या हुई और शहर में कर्फ्यू लगे, उसके सुबह में एसपी का आदेश हुआ था कि आप गोला रोड में विधि व्यवस्था देखें। अच्छा लग रहा है। ये पुस्तक मैंने देखी है। रामचंद्र राम जी ने अपनी आत्मकथा लिखी है। आत्मकथा की विशेषता सबसे बड़ी बात ये होती है कि वह व्यक्ति जो अनुभव करता है जीवन में, उस अनुभव को अपने शब्दों में व्यक्त करता है, और रामचंद्र राम जी ने इसमें किया है। ये पुलिस के एक अधिकारी थे, और जाति एक ऐसी चीज़ है, आप सब जानते हैं। अभी तो जिस ज़माने में इन्होंने शुरू किया होगा लिखना, उस वक़्त से कई गुना ज़्यादा अभी महत्व जाति का हो गया है। हालांकि कायदे से बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं। जैसे अभी हम लोग नहीं जानते हैं कि कौन किस जाति का है, बैठे हैं, लेकिन अभी वोट की बात हो तो तुरंत मालूम हो जाएगा कि कौन किस जाति का है।
एकदम अभी तुरंत वोट के हिसाब से अब लोगों हमको कोई उधर बुलाएगा, कोई उनको उधर बुलाएगा, तो वो जाति जान छोड़ नहीं रही है राजनीति से। तो ये एक बड़ी बात है। इस पुस्तक से अगर इस पुस्तक पर कोई आदमी पढ़ रहा है तो इस पर सोचना है कि क्या इसका कोई विकल्प संभव है। मुझे लग नहीं रहा है कि निकट भविष्य में इसका कोई विकल्प है। ऐसे रामचंद्र राम जी ने बड़ी एक बल के साथ, आत्मबल के साथ इसमें लिखा है कि इनको जब भी इनकी जाति के नाम पर कोई अधिकारी कोशिश की है कि इनको कहीं कुछ दबाव डालें, तो इसका इन्होंने विरोध ही नहीं किया, बल्कि जो संभव अपने लिए था वो किया और करके दिखाया। इसलिए ये बधाई के पात्र हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बधाई के पात्र हैं। और आज इनकी ये जो पुस्तक है, शीर्षक चंबरटोली से डीएसपी टोला तक, अब ये शीर्षक कभी ठीक रही होगी। आज चंबरटोली महत्वपूर्ण नहीं है, आज महत्वपूर्ण सब है। वो वोट जहाँ हुआ कि सब टोली सबको याद हो जाता है, ऐसे नहीं याद होता है। मुजफ्फरपुर में हम लोग जो बैठे हैं मंच पर, वो हम किसी का कोई जाति की चिंता नहीं है, सब बगल में बैठे हैं। लेकिन जब वोट होगा, चुनाव होगा, तो राजनीति में महत्वपूर्ण अभी भी जाति है और ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो गई है, जो पहले उतना नहीं था, जो मेरा कहना है। तो आज का इनका जो ये मैं इनके लिए बहुत प्रशंसा कर रहा हूँ, मैं बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने बहुत हिम्मत करके ये पुस्तक लिखी। और ये पुस्तक जो पढ़ेंगे उनको लगेगा, ये जहाँ 2 वर्षों तक मुजफ्फरपुर में थे, अब इसमें मैं अपना दुर्भाग्य मानूंगा, मैं यहाँ था। मैं समझता हूँ कि इनसे कम से कम मैं 20 साल ज़्यादा बड़ा हूँ उम्र में, 20 साल से कम बड़ा नहीं होऊंगा, तो मैं था यहाँ। लेकिन हम थोड़ा कम बाहर इस दुनिया में रहते हैं, और अभी मुकुल जी हैं, वो रहे होंगे, वो बता सकते हैं कि कैसे ये करते थे। हम बस अधिकारियों का काम कम जानते हैं यहाँ, तो वो मैं नहीं जानता था। एक गोलू कांड यहाँ हुआ था ही तक। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।